नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अपनी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की तीसरी क्लास को, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगी आपके सामने वर्ड लिमिट, शब्द सीमा, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आज ये दो मुद्दे हैं हमारे सामने जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से सवाल हैं इस दोनों पॉइंट्स को लेकर जहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वर्ड लिमिट कितनी काउंट होती है, कब काउंट होती है, किस तरह से काउंट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, कि कितने कितने क्वेश्चन को हमें कितना कितना समय देना है, ठीक है, किस तरह से पेपर लगाना है। तो आज यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हैं, उनको हमें कितना कितना समय देना है, कितनी कितनी वर्ड लिमिट के आसान के तौर पे हमें अपने उत्तर को लिखना है, ठीक है। 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ है सबसे ज़रूरी, हमें हमारे मन को शांत रख के हमारा पेपर करना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताते आई हूँ कि ये जो वीडियो है जो अभी 25 में यानी कि कल जिसका रिजल्ट आया है यूपीएससी का प्रीलिम्स का, तो जो लोग अभी मेंस देने जा रहे हैं 25 वाला, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी यूज़फुल हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग अभी नई नई आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो यूज़फुल है ही, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको कोशिश करूँगी पूरा बेसिक से समझाने की, ठीक है, थोड़ा विस्तार में बताने की। तो आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा और देखते रहिएगा अगली सीरीज को भी और इस वाली क्लास को भी। चलिए समय प्रबंधन यानी कि ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर लेखन की हमें संरचना किस तरह से करनी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष के बारे में, जिसमें हमने आलोचनात्मक हो सकते हैं या आगामी कदम किस तरह से हो सकते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था प्रश्नों को समझना यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में हमने बात करी थी, परीक्षण, उल्लेख, चर्चा, ठीक है, समालोचनात्मक विश्लेषण वगैरह वगैरह। मैं उम्मीद करती हूँ ये 2 क्लासेस आपने देख ली होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर राइटिंग को हमें किस वे में चलाना है, ठीक है। तीसरे आज टॉपिक की जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा समय प्रबंधन और शब्द सीमा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें शब्द सीमा के बारे में, ठीक है, वर्ड लिमिट को लेकर हम देखेंगे कि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर, समय प्रबंधन को लेकर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले वाले पॉइंट से, शब्द सीमा को लेकर। क्या है शब्द सीमा? देखो हमारे पास 2 तरह की शब्द सीमा होगी, वो होगी 250 शब्द, ठीक है, और एक होगी 150 शब्द, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ऐसे में बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास होगा कितना, 1000 से कहीं ना कहीं हमें 1200 के बीच में कहीं ना कहीं हमें हमारी ऐसे राइटिंग करनी है। और ये हो गए हमारे शब्द, ठीक है। ये वाला जो होता है ये 15 अंक का होता है और ये होता है जो होता है 10 अंक का, और 20 क्वेश्चन होते हैं। ये मोटा मोटी मैंने आपको कुछ कुछ डिटेल बताई, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें पता है। ये आपके पेपर का जो मेंस वाले पेपर का जो पहला वाला पेज होता है उसके बारे में है। मैक्सिमम 250 शब्दों के बारे में बता रहा है। 3 घंटे हैं आपके पास 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक 150 शब्द हैं और वहीं 11 से लेकर 20 तक आपको 250 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम विस्तार में देखते हैं कि लेखन जो हमारा कौशल है उसके कुछ नियम हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सबसे ज़रूरी ये है हमारे पास कि हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ हो। साथ ही साथ हमारी जो आंसर राइटिंग की कैसी कला कहीं ना कहीं अभ्यास से जो विकसित हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि आपके अंदर का जो ज्ञान है वो आपको लेखन आधारित किस तरह से आप अपने परीक्षक को दिखा पा रहे हो, ठीक है। वहीं पर ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसका शब्द सीमा को, कि हमें किस तरह से तय करना है, कि कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हम हमारे वर्ड लिमिट को कितना लेके जा रहे हैं, 150 हो पा रहे हैं, 250 हो पा रहे हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम देख पा रहे हैं वो है हमारे पास अभ्यास अवधि, यानी कि देखो ये रात रात भर होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीरियस वाली मान के चलो कि आप 1 साल में कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो, ठीक है, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग का जो समय है वो कहीं ना कहीं मैंने आपको रखा है 7 से 8 महीने तक का। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ही टाइम देकर रखा है बल्कि, ठीक है। तो ये जो समय है आपका ये कहीं ना कहीं होगा कि आप अपने आंसर राइटिंग को, जिसमें से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, साथ ही साथ ऐसे राइटिंग और ऑप्शनल है ना, इन सारे जो पेपर हैं हमारे उन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दूसरी चीज आती है लेखन गुणवत्ता, यानी कि स्पष्टता, प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए अच्छी लेखन तकनीकों का विकास, ठीक है। ये वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम में हमें आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से पेपर को हमें मैनेज करना है, ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है, ठीक है।
और इस साइकोलॉजी के आधार पर आपको अपनी जो आंसर राइटिंग की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे विकसित करनी है आपको, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। सबसे जरूरी बात आती है तीसरे नंबर पे, तो वो है आपकी स्पीड, यानी कि लेखन की गति। अपने हाथ को हमें इस तरह से ट्रेन कर लेना है, ठीक है, कि पेपर पूरा तो करें, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम अटेम्प्ट करें किसी भी हालत में, ठीक है। और कितने घंटे में? 3 घंटे में 20 क्वेश्चन पूरे करने आ रहे हैं। लेकिन ये दिखने में नंबर बहुत छोटा लग रहा है, पर लेकिन जब आप 3 घंटे में इन 20 क्वेश्चन को आप करते हो तो ये चैलेंज जो है थोड़ा सा बड़ा है, पर लेकिन असंभव नहीं है। असंभव कैसे नहीं है? क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें होंगी, आपके पास अच्छा कंटेंट, दूसरी चीज़ आपने जो समय दिया है इस पढ़ाई को लेकर वो, और साथ ही साथ कि आपने जो प्रैक्टिस करी है। इन 2-3 चीज़ों के आधार पर आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे मेंटेन करो, और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस के साथ आप अपनी आंसर राइटिंग को क्या करो, आप आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आपके सामने कि चीज़ें चलेंगी किस तरह से, ओके। अब बात करते हैं हम अगली स्लाइड पे, क्या है कि एक कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। 2 कहीं ना कहीं तरीके हैं प्रश्न पूछने के, ठीक है। जिसमें से पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? एग्जामिनर के द्वारा, कि आपके पेपर में जो आता है, एक होता है अधिकतम सीमा और एक होता है सांकेतिक सीमा, ठीक है। अधिकतम सीमा में जो चीजें आ रही हैं वो आपके सामने ये है कि मान लो 150, ठीक है, या फिर 250, है ना। इन शब्दों से अधिकतम नहीं होना चाहिए। अधिकतम यानी कि आपको उसने क्या किया, एक बाउंड्री सेट कर कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको परीक्षा बोल रहा है इससे ज्यादा अगर गए या फिर इससे थोड़ा सा कम हुआ तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है। दूसरी चीज सांकेतिक सीमा, यानी कि उसने आपको ये बता दिया कि आपको 1000 से 12 शब्दों के बीच में लिखना है। यानी कि ये जो आपके बीच में, यानी ये जो 2 लाइन खींच दी गई है, इनके बीच में आपको अपनी शब्द सीमा रखनी है, ठीक है। यानी कि ये समझ लो कि 1100 भी हो सकती है, ठीक है, 1150 भी हो सकती है, यानी कि इसके बीच में आप कहीं ना कहीं लिखो, 1200 भी हो, 1000 भी हो, यानी कि लिखना आपको इसके बीच में है। और ये जो सांकेतिक सीमा वाली परिस्थिति बनती है, ये कहाँ बनती है? आपकी ऐसे राइटिंग में, यानी कि निबंध लेखन में। साथ ही साथ ये जो अधिकतम सीमा वाली बनती है आपकी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को अभी हम थोड़ा सा काउंट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट में चीजें चली जाती है। पर ज्यादातर देखा जाए तो इन 3 पेपर में कहीं ना कहीं अधिकतम सीमा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं 150 से 200 शब्दों के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? चलो, 2 तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक बोल रहा है कि इससे ज्यादा नहीं और दूसरा बोल रहा है कि इसके बीच में लिखो। क्लियर है? अगली जो चीज है हमारे पास कि शब्द सीमा के बारे में क्या विचार करना चाहिए हमें, ठीक है। अब 2-3 प्रश्न आपके मन में उठते होंगे कि जो वर्ड लिमिट है, ठीक है, उसकी पहली चीज तो गणना कैसे होती है ना। 2-3 चीजें लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो इसकी गणना कैसे होती है, ठीक है, क्या प्रत्येक शब्दों को गिना जाता है, ठीक है, एक एक करके क्या प्रत्येक शब्दों को गिना जा रहा है, या फिर ये समझ लो कि सारे जो पेपर हुए हैं आपके उन शब्दों को मिलाकर देखा जा रहा है, ठीक है। चलो, ये वाला इतना रेलेवेंट नहीं है, फिर भी ये 2 ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो देखो, शब्दों की गणना के बारे में अगर हम बात करें तो क्या शब्दों की गणना की जाती है और कौन से शब्दों की गणना की जाती है, पहली चीज तो, ठीक है, ये एक प्रश्न हमारे सामने है। दूसरा, अगर 150 और 250 उल्लंघन परिणाम दोनों ही परिस्थिति में होंगे, कम लिखें तो, और अगर जितने प्रश्न दिए, मतलब जितनी शब्द सीमा दी गई, अगर उससे ज्यादा अगर हम वर्ड लिमिट अपनी बढ़ा देते हैं तो उल्लंघन के परिणाम क्या होंगे, यानी कि शब्द सीमा उल्लंघन करने के हमारे परिणाम क्या है, ठीक है। तीसरी चीज हमारे सामने जो है वो है नीति, यानी कि शब्द सीमा के बारे में हम कौन सी पॉलिसी अपना सकते हैं जिससे एक एवरेज हम आंसर राइटिंग अपनी लेके चले अपनी वर्ड लिमिट के आधार पे, ठीक है, कि ताकि जब परीक्षक हमारा आंसर चेक करे तो उसे ऐसा ना लगे कि कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि शब्द इतने कम है, और हमारा प्रश्न अच्छा, हम ठीक से हम कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये समझ लो कि हमारा आंसर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हमने अपनी वर्ड लिमिट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि सामने वाला पढ़ पढ़ के परेशान हो गया और उसको मिला कुछ भी नहीं, तो ये भी चीज़ हमें नहीं करनी है। यानी कि इन तीनों परिस्थितियों के आधार पर उत्तर अलग अलग होंगे और हम उनको आराम से समझेंगे,
ठीक है, देखो पहली चीज के बारे में बात करते हैं हम, क्या शब्दों की गणना होती है। ठीक है, शब्दों की, और ये उसके बाद हम देखेंगे कौन से शब्दों की गणना होगी। ठीक है, तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और आपका ऑप्शनल पेपर। ठीक है, इसमें है ना कहीं हमें टोटल कितने शब्दों को लिखना है, 4000 शब्दों को लिखना है। अब आप खुद सोच के देखो एक बार कि एग्जामिनर जिसके पास मेंस आंसर राइटिंग की इतनी सारी कॉपियां आई हैं, ठीक है, क्या वो आपके बैठ के एक एक शब्द को गिनेगा कि एक लाइन दूसरा, मैं तीसरा, कितना चौथा, शब्द पांचवा, इस तरह से तो गिनने बैठेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगी। तो एक मोटा मोटी ये अनुमान लगाया जाता है कि जब आंसर राइटिंग में शब्दों की गणना की जाती है तो इस तरह से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसकी मान लो ये बुक है, ठीक है, मान लो ये आंसर राइटिंग वाली करते हैं, लिखा रहता है यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपके एक पूरी लाइन लिखी है। ठीक है, तो उस लाइन में मान लो जितने भी शब्द होंगे तो उन शब्दों को काउंट करके उस लाइन के आधार पर शब्दों को जोड़ लिया जाता है। यानी कि जितने शब्द एक लाइन में है उतना मान लिया जाता है कि इतने ही इसमें होंगे, उतने ही इस लाइन में होंगे, और एक मोटा मोटी अंदाजा लगा लिया जाता है। यानी कि एक एक बैठ के गणना करना बहुत मुश्किल है, पर लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि एक लाइन में जितने शब्द हैं उतने कहीं ना कहीं बाकी की लाइन में भी होंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल हमने एक ही पेज में अपने पूरे आंसर को सबमिट के रख दिया, नहीं, थोड़ा सा पन्ना पलटने का भी हमें मौका देना है परीक्षक को। ठीक है, और अच्छा कंटेंट लिखना है। तो शब्दों की गणना कुछ इस तरह से होती है कि बिल्कुल एक एक शब्द को नहीं गिना जा सकता, बल्कि अनुमान के आधार पर शब्दों की गणना की जा सकती है। ठीक है, वही निबंध की अगर हम बात करें तो 2000 से 2400 शब्द हमें लिखने के लिए मिलते हैं 2 ऐसे में। ठीक है, तो एक लाइन में कितने शब्द हैं, साथ ही कितनी लाइन है, तो उससे शब्दों का अनुमान कहीं ना कहीं एक लग जाता है, और कहीं ना कहीं परीक्षक को आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, जो अपना आपका पूरा आंसर है वो 150 शब्दों में है, 250 में है, या फिर उसके अंतर्गत ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरह से शब्दों की गणना होती है, ना कि एक एक शब्द को गिनकर अनुमान के आधार पर शब्दों को गिना जाता है। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया हमारा कि शब्दों की गणना किस तरह से होती है। दूसरा प्रश्न आता है हमारे सामने ये कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको गिना जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रत्येक वो शब्द, ठीक है, जो आपके एक कथन को पूरा कर पा रहा है, जैसे कि इस तरह से शब्दों की गणना होती है। ठीक है, ना कि एक एक शब्द को गिनकर। अब यहीं पे ही हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शब्दों की गणना इसमें बेसिकली होगी, इसमें पहला, तरह दूसरा, से तीसरा, शब्दों चौथा, की पांचवा, गणना छठा, होती सातवां, है कौन सा हो जाएगा ये आठवां। ठीक है, ये इस तरह से तो शब्दों की गणना होगी, कौन कौन शब्द की गणना हम कर सकते हैं। कौन से शब्द हैं जो कहीं ना कहीं नहीं जोड़े जाएंगे या उनको एक ही माना जाएगा, जैसे कि योजक शब्द हो गए, जैसे कि एक एक करके बीच में जो हाइफन लगा हुआ है, ऐसे शब्द होंगे जिनको हम कहीं ना कहीं एक ही मानेंगे, इनको हम दो नहीं मानेंगे, जैसे कि माता पिता है, भाई बहन है, ठीक है, एक दूसरे हैं, जहां बीच में हाइफन लगा हो तो उनको कहीं ना कहीं हम एक शब्द मानेंगे। जो बाकी जो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे शब्द मिलकर एक कथन को पूरा कर रहे हैं, उन शब्दों के आधार पर ही कहीं ना कहीं गणना होगी। ठीक है, तो कोशिश इस तरह से करनी है कि आप अपने आंसर राइटिंग में, मान लो आपकी हैंड राइटिंग अगर बहुत अब बड़ा बड़ा लिखते हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मीडियम लेवल पे लेकर आने की कोशिश करो। और एक सलाह और मैं आपको देना चाहूंगी कि आपकी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग कौशल पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इतनी ही बुरी है कि सामने वाला कि आप लिख रहे हो और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 26 वाला प्रीलिम्स दोगे और उसके बाद मेंस है तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकते हैं कि हम हमारी आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें, यानी कि हमारी राइटिंग को हम थोड़ा सा सुधार लें कि इतना कम से कम कि जो शब्दों का जो एक क्या बोलते हैं साइज है वो एक नॉर्मल साइज हो जाए, साथ ही साथ इतनी लिखने में आ जाए कि सामने वाला सहजता से पढ़ सके। देखो आंसर राइटिंग के रोल होते हैं, ये सच है। ठीक है, कि अगर मान लो 3 बंदे हैं और 3 बंदों ने कहीं ना कहीं सेम आंसर लिखा है, साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि एक जैसा उत्तर लिखा है और एक ने अगर बहुत अच्छा आंसर लिख दिया है और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो हम ये मान सकते हैं कि बाकी 2 से उसको कहीं ना कहीं नंबर थोड़े से बेहतर मिलेंगे। तो इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी आप लोगों से कि आप अपनी जो राइटिंग कौशल है ना, थोड़ा उस पर ध्यान दें, इतना कि कहीं ना कहीं सामने वाला आराम से अपने प्रश्न, आपके प्रश्न को पढ़ सके। ठीक है, और उसे किसी तरह की ना परेशानी महसूस मत होने दो।
ठीक है, राइटिंग के आधार पर भी, डायग्राम के आधार पर भी, ठीक है, आपके कंटेंट डिलीवर करने के आधार पर भी, उसे कम से कम इतना हो कि आराम से आपका प्रश्न मतलब आपसे बिल्कुल कॉपी से आपसे जुड़ जाए और नंबर जो है आराम से दे सके। ठीक है, अब वही सेम चीज जो इसमें बता रही है कि कौन से शब्दों की गणना होगी, यानी कि कौन शब्दों की गणना होगी, तो सारे शब्दों की गणना होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी शब्द में अगर इस तरह से हाइफन लगा हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, एक शब्द मानेंगे, जैसे कि माता पिता, दिन और रात। ठीक है, तो दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए कि शब्दों की गणना किस तरह से होती है और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको एक माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा शब्द सीमा उल्लंघन के परिणाम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे हमें ध्यान से देखना है कि अगर हमें 150 शब्द या 250 शब्द से अगर हमने, पहले बात करेंगे अगर कम लिखा है तो, ठीक है, तो कंडीशन है इसमें, अगर जो शब्द सीमा दी गई है उससे अगर हमने कम लिखा है और दूसरी चीज अगर हमने उससे ज्यादा लिख दिया तो हमारे पास परिणाम क्या होंगे। ठीक है, मान लो अगर आपने शब्द सीमा से कम में उत्तर लिखा है और आपका कंटेंट भी उतना मजेदार नहीं है, कम होने के बाद भी कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो आपके नंबर हैं वो क्या होंगे, वो कहीं ना कहीं कम ही होंगे, पहली चीज तो। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि मान लो कि समय कम है और आपने डायग्राम इतने सुंदर बना दिए हैं, ठीक है, कि आपको लिखने का समय नहीं था पर आपने डायग्राम फॉर्म में इस तरह से चीजें बना दी अपनी और आपने काम का कंटेंट लिख दिया, शब्द कम है काम का कंटेंट लिख दिया, तो हो सकता है कि जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान हमें थोड़ा सा कम हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई शब्द कम होने पर कंडीशन। अब बात करते हैं अगर वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाती है, शब्द हमारे अगर आंसर राइटिंग में ज्यादा खिंच जाते हैं, तो उसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपका उत्तर अगर मान लो अच्छा लिखा है आपने और दूसरा कि मान लो आपके उत्तर में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे किस पे, जो मान लो आपका जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं कुछ खास कंटेंट के साथ नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। मान लो आपने कुछ खास कंटेंट के साथ अपना उत्तर नहीं लिखा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा खुद इस चीज को अज्यूम करके देखना कि मान लो आपके पास एक कॉपी आई है जिसका आपको आंसर चेक करना है, आपने कहीं ना कहीं ये समझ लो कि 2 पेज एक आंसर पे लिख दिया आपने। ठीक है, आप उसको पढ़े जा रहे हो, आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, 2 पेज पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, और आप जिस कंटेंट की तलाश में थे उस प्रश्न के पीछे वो आपको उन 2 पेज में कहीं नहीं मिला, तो आपकी क्या मेंटालिटी होगी कि क्या उत्तर लिखा है। ठीक है, कम से कम कुछ तो होता है इसमें ताकि इसको कुछ भी नंबर मिल पाते, यानी कि एक तो आपने परीक्षक को बहुत परेशान कर दिया, उससे इतनी मेहनत ले ली कि इतने ज्यादा पेपर के साथ आपने अपना आंसर लिखा, उसे चेक करवा लिया और बाद में नंबर भी नहीं मिले, ऊपर से इंप्रेशन था वो भी गलत हो गया। ठीक है, भाई दूसरी अगर हम कंडीशन की बात करें, अगर मान लो आपने शुरू से इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा, आपने मेन बॉडी बहुत अच्छी है, कंक्लूजन भी आपने बहुत अच्छा दिया, कुछ डायग्राम भी आपने बना दिए, माने एक कंप्लीट आंसर हो सकता है, जो भी उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं, आपने सब कुछ इसमें डाल दी अपने आंसर में। उसके बाद अगर मान लो आपकी शब्द सीमा पार हो जाती है, अगर मान लो 150 की जगह वो 200 शब्द का भी पहुंच गया, 250 का पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं आपकी इस गलती को थोड़ा नजरअंदाज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कंटेंट बहुत सही दिया है, साथ ही साथ आपने परीक्षक को अपने प्रश्न के साथ भान कर रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परीक्षक को भी लगेगा चलो मैंने मेहनत की, इतना पढ़ा, पर लेकिन अंत में मुझे ऐसा देखने को मिला कि आपके प्रश्न में कुछ दम है। क्लियर है? दोनों कंडीशन समझ में आई। अगर शब्द कम लिख रहे हो तो भी उसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ भी हमें कंटेंट अच्छा लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शब्द कम लिखे कंटेंट बहुत खराब है, नहीं, कंटेंट अच्छा दोनों जगह चलेगा। ठीक है, पर लेकिन अगर शब्द कम है और उसके बाद अगर आप कंटेंट नहीं लिख रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर कंटेंट ठीक ठाक है, शब्द कम है, तो उसमें जो नुकसान हो रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है इस कंडीशन के मुकाबले। वहीं अगर शब्द ज्यादा हो रहे हैं आपके, तो वहां पे भी दोनों चीजें हैं, कंटेंट अच्छा होगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, पर लेकिन अगर कुछ आप बुरा कंटेंट के साथ वर्ड लिमिट अपनी बढ़ा दे रहे हो तो फिर वहां पे थोड़ी सोचने वाली बात सामने आ जाती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक क्लियर होंगी बातें सभी को। ठीक है, अब वही सेम चीज जो मैंने आपको समझाई है वो आपके इस डायग्राम में है कि यदि शब्द सीमा का उल्लंघन की बात करें, क्या शब्द सीमा से कम है, यदि हम कहेंगे हाँ तो क्या है पहली कंडीशन, तो अगर शब्द सीमा से कम है तो नंबर क्या हो सकते हैं, कम मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन, क्या शब्द सीमा से अधिक है तो कोई उल्लंघन वाली बात नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछ रहा है आप उस प्रश्न के आधार पे अपना उत्तर दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट पार कर जाते हो और आप इतनी अच्छी चीजें डिलीवर कर देते हो,
जो कहीं ना कहीं इस गलती को नजरअंदाज कर देगी बिल्कुल, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली बात हो जाती है। ठीक है, जैसे उत्तर की गुणवत्ता पर निर्भर करता है शब्द सीमा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, और शब्द सीमा उल्लंघन अस्वीकार है कब, जब कहीं ना कहीं वर्ड लिमिट कम है साथ ही साथ और आपका कंटेंट भी अच्छा नहीं है उस कंडीशन में। यहां तक सबको बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये तो कुछ बात हुई हमारी शब्द सीमा को लेकर। ठीक है, कि वर्ड लिमिट हमें किस तरह से तय करना है, क्या करना है। मैं उम्मीद करती हूँ वर्ड लिमिट पे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी। ठीक है, कि कौन कौन शब्दों की गणना होगी, किस तरह से गणना होगी और शब्द सीमाओं का हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली हमारे पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अब हमारे पास है 3 घंटे यानी कि 180 मिनट, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि पेपर है आपका, तो 1 to 20 ये आपका पूरा प्रश्न है। 20 प्रश्न है, ऊपर प्रश्न है, नीचे जगह खाली है और उसके आधार पर आपको सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है जहां अपना उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, एक जो तरीका है नॉर्मल सा जो सभी लोग यूज करते हैं, आई थिंक आप लोग भी कहीं ना कहीं इस तरीके पे चलते होंगे कि जैसे ही पेपर आया आपने पहला प्रश्न पढ़ा, आपने लिखना स्टार्ट किया, पन्ना पलटा, दूसरा प्रश्न आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। एक तरीका तो ये है, एक एक करके आपने लिखते चले गए। ठीक है, दूसरी चीज एक साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब आपको पेपर मिले, ठीक है, अब आपके पास समय फिक्स है। ठीक है, अब इस समय में आपको आंसर राइटिंग करनी है, फ्रेमिंग भी करनी है। ठीक है, माने कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन सब कुछ सोच के रखना है, यानी कि आपके पास मोटा मोटी बस इतना ही समय है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, मान लो आपके पास पेपर आया तो क्या ये किया जा सकता है कि आप पहले पूरे पेपर को देख लो कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, या फिर आप सीधा पेपर उठाओ और उसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम बचाने के लिए लोग बाग कम से कम यही करते हैं कि पेपर आया और अपना करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके, यानी पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर। थोड़ा सा इसका अगर हम स्मार्ट वे में लेके चले, ठीक है, थोड़ा सा ये हम कर सकते हैं कि आप अपना फिक्स टाइम थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग का जैसे ही 2 या 3 मिनट आप दे दो। ठीक है, 3 मिनट, चलो 5 मिनट आप दे दो। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ही पेपर मिला, और आप इसको क्या कर लो, थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बांट लो। 3 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? पहली कैटेगरी वो जिन क्वेश्चन पे आपको सबसे अच्छा आता है, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ा आपको लग रहा है कि हाँ इस पे मैं आराम से लिख सकता हूँ, उस पर आप कर दो टिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े डाउट में हैं, आधा क्वेश्चन आ रहा है आधा पार्ट नहीं आ रहा है, यानी कि 50-50 वाली कंडीशन। ओके, तो उस पर आप स्टार लगा दो। अंत में कुछ क्वेश्चन ऐसे बच रहे होंगे, मान लो कि अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी है तो मान लो 20 क्वेश्चन में से मैं मान के चल रही हूँ आपको 8 या 9 क्वेश्चन आराम से आ रहे होंगे। ठीक है, जिसमें से मान लो 8 क्वेश्चन मान के मैं चल रही हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, मान लो 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट होंगे। ठीक है, जो बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे हो सकता है वो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, तो उस पर आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो, अभी बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ये आपने स्टार्टिंग में अपना क्या कर लिया, कैटेगराइज बांट लिया इनको कि भाई इस तरह से हम चीजों को चला सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि हम हमारे आवश्यकता के अनुसार या फिर हमें जो पहले प्रश्न आ रहा है उसके अनुसार हम अपना प्रश्न नंबर डाला और हम आराम से लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस कब कौन सा होगा ये हम तय कर सकते हैं। पर लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अब आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, जगह भी दी गई है, आपको 1 by 1 ही चलना है। तो क्या ये वाली ट्रिक उसमें फॉलो हो पाएगी? हाँ बिल्कुल हो पाएगी। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, 5 मिनट आप थोड़ा सा इसको समय दे दो, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करो। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप ये कर सकते हो। ठीक है, कि मान लो ये आपने किस तरह से कैटेगराइज बांट लिया, अब आपको ये करना है कि मान लो कि स्टार्टिंग के जो 1 से लेके कितने 8 क्वेश्चन। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में नहीं, मान लो कुछ 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ना इन वाले क्वेश्चन को लिखो जो आपको सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आप अपने समय को क्या कर लो, बांट लो, यानी कि जो सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको सही तरीके से आ रहे हैं उनको आप ज़्यादा समय दो। ठीक है, फिर इनसे थोड़ा सा कम समय दो आप किसको, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आपको 50-50 में कंफ्यूजन है। ठीक है,
फिर आप और कम समय दो किनको, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। पर सबसे जरूरी रूल क्या, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। अब आप ध्यान रखना इस चीज को, अगर आपने प्रश्न छोड़े तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आप थोड़ा सा कंपटीशन से फिर बाहर होते जा रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा नेगेटिव भी जाता है परीक्षक के ऊपर कि अगर मान लो आपने कॉपी बहुत शानदार लिखी है, ठीक है, और आपने लास्ट के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, तो परीक्षक को लगेगा कि बताओ कितना अच्छा आंसर राइटिंग करता है ये, ठीक है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। वो चाहते तो और नंबर दे सकते थे अगर आप छोड़े हुए प्रश्नों पर कुछ ना कुछ लिखकर आते तो, ठीक है। तो इससे फायदा आप ही को हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है मेंस में, तो ठीक है, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं रैंक भी डिसाइड होगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के और थोड़ा सा मन को शांत करके हमें कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग अपनी करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें छोड़ना नहीं है। इसमें भी कुछ एक रूल है, ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। ये आपको समझ में आया, ठीक है, कि हमें किस तरह से समय बांटना है और क्या करना है। अब हम ये कर सकते हैं कि एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सेकंड, दो कंडीशन है। जैसे कि मान लो आपने कैटेगराइज कर लिया, आपको शुरू में 1 to 8 जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन ये है कि आपको जो अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपको सही से आते हैं, वो आपको आ रहे हैं 3 से लेके 10 तक, यानी कि 7 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहे थे स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन, यानी कि 1 to 8, यहाँ आ रहा है आपको 3 to 10। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपके साथ ही है, तो आप इसको बिना किसी डाउट के आप इसको लिखना प्रारंभ करो और बहुत अच्छे तरीके से लिखो इसको। जब ये वाली जो कॉपी आपके पास जाएगी, यानी कि परीक्षक को लगेगा, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है आपको 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सबको बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लो आपके 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है उनका जो इंप्रेशन है आप परीक्षक के ऊपर बिल्कुल जमा चुके हो। यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, कहीं ना कहीं ये समय बहुत है 1 से 8 तक क्वेश्चन, ठीक है, सफिशिएंट टाइम है कि आप परीक्षक को बता सको कि हाँ मेरे अंदर राइटिंग स्किल है, ठीक है। पर बात करें हम दूसरी कंडीशन की, वो ये है कि मान लो अगर आपको पहला और दूसरा नहीं आ रहा, आपको सही से आना स्टार्ट हुआ 3 से 10 तक, आपने इसको कैटेगराइज कर लिया कि ये मुझे अच्छे से आता है, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको स्टार्टिंग वालों को थोड़ा सा रोक देना है। अब आप अपना पेपर कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप यहां से स्टार्ट करो, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब कोशिश हमें ये करनी है कि जब हम पूरा अपना आंसर राइटिंग कर लें, यानी कि जो अच्छे से आते हैं वो भी, जिनमें 50-50% डाउट है वो भी, और ये तो वो होंगे 1 से 2 वाला जो हमें नहीं आ रहे होंगे, पर लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आएँ, ठीक है। देखो इस वाली जो कंडीशन होती है ना, इसमें कहीं ना कहीं परीक्षा जो पहला पेज देखेगा तो लगेगा कि पहला ही प्रश्न है, किस तरह से लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, तो हमें उस समय थोड़ा सा धैर्य रखना है और ये कोशिश करनी है कि पहला क्वेश्चन है उसको हम पूरी जी जान से, पूरी शक्ति लगा के हम कोशिश करें कि पहला ही प्रश्न है तो इसको हम बेहतर लिखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन का काम करेगा परीक्षक के सामने, जो बताएगा कि भाई आप क्या हो, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ को कि आप कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन है नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा कोशिश करो कि उसको और ठीक से लिखने की, ठीक है। कोई और रणनीति अपनाओ, डायग्राम बनाओ, किसी तरह से और इंटरेस्टिंग वे में उसको ठीक से लिखो, पर लेकिन लिखो जरूर। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई ये वाली। चलिए, अब समय प्रबंधन को लेके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, क्या हमें शुरू से सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, जो भी मैं आपको बता रही थी। प्रति उत्तर कितना समय, क्या सभी उत्तर लिखने के लिए बराबर समय दिया जाए या समय अंतराल अलग होगा, सभी प्रश्नों को लिखने का क्रम क्या रखेगा, क्या सभी प्रश्न का उत्तर दें या नहीं, और अंत में समय कम पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। जो मैंने अभी आपको टाइम मैनेजमेंट को बताया, आधे से ज़्यादा सवाल तो यहाँ हमारे सॉल्व हो चुके हैं, पर लेकिन एक बार हम और डिटेल में 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, क्या हमें शुरू से सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, देखो कि सबसे पहले थोड़ा सा समय निकालना है, हमें पेपर को सरसरी नज़र से देख लेना है, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट करें, ठीक है। जैसे कि क्या हमें शुरू से सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, तो पेपर को सबसे पहले हम क्या करें, सरसरी निगाह से देखें,
उसके बाद प्रश्नों को हम क्या करें, वर्गीकृत करके, कौन से में जो आ रहे हैं वो, जिसमें हमें 50-50% है, ठीक है, और जो हमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज है परिचित प्रश्न, यानी कि जो आपको सबसे पहले सबसे अच्छे से आ रहा है उन्हें हमें सबसे पहले करना है, ठीक है। वहीं जिन्हें आप सही से नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा सा आप क्या करें, समय कम दें। और अनिश्चित प्रश्न यानी कि जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप थोड़ा समय दें, उन पर फिर से पुनर्विचार करें। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या है कि प्रति उत्तर आप कितना समय दें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रश्न सबसे ज्यादा आपको आ रहा है उसको हमें समय ज्यादा देना है, उससे थोड़ा सा कम समय देना है 50-50 वालों पे, और उससे कम समय देना है जो हमें नहीं आ रहे हैं उस पे। पर लेकिन कुछ ना कुछ लिख कर आना है, छोड़ना नहीं है, मेरी बात का सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जो आपको पहले 1 से लेके 5 तक जो प्रश्न है जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है, उसके बाद ये समझ लो, चलो ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से आता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे आपको। उसके बाद 11 से 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको 50-50% कंफ्यूजन है। और ये जो प्रश्न है कौन से, अंतिम दौड़ वाले, यानी कि 16 से लेके 20 तक, यानी लास्ट के 5 क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैंने ये टाइम इस तरह से आपको देने की प्रयास किया है कि मान लो जो सबसे अच्छे प्रश्न हैं आपको आ रहे हैं, आप स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है उनको आप 12 मिनट दे दो, ठीक है। उसके बाद 6 से 10 के जो प्रश्न हैं, ठीक है, उसको आप 10 मिनट दे दो, 12, 10, 11 से 15 की जो क्वेश्चन है उसको आप 8 मिनट दे दो, और उसके बाद जो 16 से लेके 20 प्रश्न है, लास्ट के जो 5 हैं, उनको आप कहीं ना कहीं 5 मिनट या 6 मिनट आप दे सकते हो, ठीक है। देखो ये इस तरह से क्यों डिवाइड किया गया है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आंसर राइटिंग की, मतलब ये समझ लीजिए कि आप समझ लो कि जब आप पहला आंसर लिखोगे आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा, ठीक है, आपके हाथ में उतना दर्द नहीं हो रहा होगा। जिस तरह से क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड भी धीरे 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 कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, और दिमाग भी कहीं ना कहीं थकने लग जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो प्रश्न आपको सबसे पहले आते हैं, सबसे अच्छे आते हैं, उन पे हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा देना है, बजाय उसके कि जो नहीं आते हैं उन पे हमें थोड़ा सा कम देना है, ठीक है। जैसे कि प्रति उत्तर बराबर समय नहीं देना है, क्योंकि जो प्रश्न के उत्तर हमें नहीं आते उन्हें समय क्यों देना है, बराबर समय क्यों देना है, समय की वैल्यू करना है ना, तो बराबर नहीं देना है, बल्कि क्या कर सकते हैं, कम समय देना है, ठीक है। प्रत्युत्तर समय की बात करें हम तो 8 मिनट 45 सेकंड में हमें क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट समझने में, रूपरेखा बनाने में, सारी चीजों को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वजह क्या है, तो वजह सिंपल सी इतनी है कि जो प्रश्न सबसे अच्छे से आता है उस पर हमें समय ज्यादा देना है। गति शुरू से अंत तक एक जैसी नहीं रहेगी। शुरू में 6 से 7 प्रश्न बहुत अच्छे रहे तो सकारात्मक सोच जा सकती है, और अंत में अगर कुछ खराब भी होता है तो कोई बात नहीं, पर लेकिन इतनी कोशिश करनी है हमें कि जो हमारी प्रेजेंटेशन के तौर पे जो आंसर राइटिंग की कॉपी हमारी जा रही है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जाए, यानी कि शुरू के जो क्वेश्चन हो वो थोड़े हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें हमारी रणनीति के बारे में। किसके बारे में, जो हमारी आंसर राइटिंग रणनीति को लेकर। तो पहला सवाल ये आता है कि सभी प्रश्नों को लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, 1 या 20 से, या इसको हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमें कि 1 से लेकर 20 तक हम स्टार्ट करें, आप अपने अनुसार उसको कैटेगराइज करके अपना रीऑर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। रीऑर्डर करना चाहिए, शुरू के उत्तर को अच्छे से लिखना है, अगर शुरू में उत्तर नहीं आ रहा है तो उसे हम छोड़ दें, गलत नहीं लिखना है क्योंकि बाद में छोड़ना नहीं है, बाद के लिए रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन छोड़ना किसी को भी नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, क्या सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, छोड़ना नहीं है पर, ठीक है। अंत में समय कम पड़ जाए तो हमें क्या करना है, तो भाई अंत में अगर समय कम पड़ जाए तो हम ये कर सकते हैं कि अगर 8 मिनट बचे हैं और 3 प्रश्न हैं तो उत्तर को बिंदुओं में लिखें, हम गैप देकर लिखें, ताकि परीक्षक को एहसास हो कि हाँ भाई प्रश्न छोड़ा नहीं है, कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है। डायग्राम बना दो, आप कुछ भी कर दो भाई, पर लेकिन उत्तर आप करके आओ, लिख कर आओ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आंसर राइटिंग की जो कॉपी है अगर वो शुरू से बहुत अच्छी हुई और लास्ट में अगर लगा कि प्रश्न छूट गए तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक क्लास जिसमें मैंने आपको बताया वर्ड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, ठीक है, आपको ये क्लास हेल्पफुल लगेगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली सीरीज़ के साथ, अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।